जीवन में निरंतरता आपके सफल मार्ग का सबसे उम्दा साथी है। निरंतर प्रयासरत रहना आपके जीवन में अनुशासनता का प्रतीक माना जाता है। आपके परिणाम वहीं रुक जाते हैं जहां आपकी निरंतरता रुकती है। जो भी हासिल किया है उसे और ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए निरंतरता बेहद आवश्यक होती है। इसलिए निरंतर प्रयास करते रहें, सफलता जरूर मिलेगी। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ संसद भवन में दिलाएंगे उच्च सदन के नए सदस्यों को शपथ। 10 नवनिर्वाचित और पुनर्निर्वाचित सदस्य आज लेंगे सदस्यता की शपथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज विश्व होम्योपैथी दिवस पर नई दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशनल सेंटर में एक होम्योपैथिक संगोष्ठी का करेंगी उद्घाटन। संगोष्ठी का विषय अनुसंधान को सशक्त बनाना और दक्षता बढ़ाना। केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद के 17 प्रकाशन भी किए जाएंगे जारी। चंद्रयान 3 मिशन टीम अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए प्रतिष्ठित जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार 2024 से सम्मानित। अंतरिक्ष अन्वेषण के स्तर को ऊपर उठाने के लिए प्रदान किया गया पुरस्कार। छत्तीसगढ़ के कुम्हारी में बड़ा हादसा, 50 फीट गहरी खदान में गिरी बस, 12 लोगों की मौत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस दुर्घटना में लोगों की मौत पर व्यक्त किया शोक। और चैत्र नवरात्रि का आज दूसरा दिन। आज होगी मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा। मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु। सुप्रभात में बात करते हैं विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली के यशोभूमि में द्वारका में विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर 2 दिवसीय होम्योपैथी संगोष्ठी का उद्घाटन करने जा रही हैं। संगोष्ठी का आयोजन आयुष मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद कर रही है। इसकी मुख्य विषय वस्तु एम्पावरिंग रिसर्च एनहांसिंग प्रोफिशिएंसी है। इस आयोजन का उद्देश्य समग्र स्वास्थ्य और आरोग्य के साथ ही होम्योपैथी शोध में अत्याधुनिक तकनीक के उपयोग को प्रोत्साहन देना है। इस वैज्ञानिक संगोष्ठी में अंतर शोध, महामारी और जन स्वास्थ्य, होम्योपैथी, औषधि, मानक और प्राथमिक अनुसंधान सहित अन्य विषयों पर सत्र होंगे। इस अवसर पर कई प्रकाशनों का लोकार्पण भी किया जाएगा। प्रकाशनों में दवा परीक्षण, पूर्वोत्तर भारत में होम्योपैथी के इतिहास और प्रगति की झलक, इसके साथ ही होम्योपैथी में मानक उपचार दिशा निर्देश प्रदान करने वाला एक मोबाइल एप्लीकेशन भी शामिल है। इस दौरान नीदरलैंड, स्पेन, कोलंबिया, कनाडा और बांग्लादेश के प्रतिनिधियों की उपस्थिति भी रहेगी। आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा, केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर सुभाष कौशिक, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के प्रमुख डॉक्टर अनिल खुराना और होम्योपैथी में पद्म पुरस्कारों से सम्मानित कई विशिष्ट व्यक्ति भी सम्मेलन में उपस्थित रहेंगे। राज्यसभा के नवनिर्वाचित और पुनर्निर्वाचित सदस्य आज शपथ ग्रहण करने वाले हैं। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ सभी नवनिर्वाचित और पुनर्निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलवाएंगे। शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन आज सुबह 11 बजे संसद भवन के प्रथम तल पर संगोष्ठी कक्ष में होगा। आज 10 नवनिर्वाचित और पुनर्निर्वाचित सदस्य शपथ ग्रहण करेंगे। इनमें मयंक भाई जयदेव भाई नायक, नारायणा कृष्णासा भांडगे, मिलिंद मुरली देवरा, अजीत माधवराव गोपछड़े और रेणुका चौधरी शामिल हैं। इसके अलावा अमरपाल मौर्य, संजय सेठ,
रामजी लाल सुमन, सागरिका घोष और ममता ठाकुर भी आज शपथ ग्रहण करेंगे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ में मंगलवार की रात हुई दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। राज्य के रायपुर दुर्ग रोड पर देर रात हुए एक बस हादसे में कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 लोगों के घायल होने की आशंका है। छत्तीसगढ़ बस हादसे की सूचना के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक संवेदना प्रकट की है। प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है, छत्तीसगढ़ के दुर्ग में हुआ बस हादसा अत्यंत दुखद है। इसमें जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी संवेदनाएं। इसके साथ ही मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की निगरानी में स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव मदद में जुटा है। अब बढ़ते हैं आगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में बेल्जियम के विदेश मंत्रालय की महासचिव थियोडोरा जेंटजिस से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर एस जयशंकर ने बताया कि उन्होंने भारत, बेल्जियम और यूरोपीय संघ के बीच आर्थिक और राजनीतिक सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। डॉक्टर एस जयशंकर ने हीरा उद्योग पर चिंताएं भी व्यक्त की और सेमीकंडक्टर और हरित विकास पर विचार भी साझा किए। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार और आर्थिक संबंधों का जायजा लिया। लोकसभा चुनाव 2024 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। देश भर में 543 लोकसभा सीटों के लिए 7 चरणों में मतदान होंगे। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में अब 9 दिन का समय शेष बचा है। वहीं दूसरे चरण के चुनावों की बात करें तो 26 अप्रैल को दूसरे चरण में वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण के मतदान 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संपन्न किए जाएंगे। वहीं यहां से लगभग 1210 उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण के मतदान के लिए 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 88 संसदीय क्षेत्रों के लिए कुल 2633 नामांकन दाखिल किए गए थे। दूसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 4 अप्रैल थी। दाखिल 2633 नामांकनों की जांच में 1428 नामांकन ही वैध पाए गए। सभी 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि सोमवार 8 अप्रैल थी। दूसरे चरण में केरल में 20 संसदीय क्षेत्रों के लिए अधिकतम 500 नामांकन किए गए हैं। इसके बाद कर्नाटक में 14 संसदीय क्षेत्रों से 491 नामांकन हैं। महाराष्ट्र के नांदेड़ संसदीय क्षेत्र से सबसे अधिक 92 नामांकन प्राप्त हुए हैं। भारत की चंद्रयान-3 मिशन टीम को अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में मानक बढ़ाने के लिए प्रतिष्ठित जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार सोमवार को अमेरिका के कोलोराडो में वार्षिक अंतरिक्ष संगोष्ठी के उद्घाटन समारोह के दौरान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की ओर से प्रदान किया गया। इसरो के ह्यूस्टन में भारत के महावाणिज्य दूत DC मंजुनाथ ने पुरस्कार प्राप्त किया। John L. Jack Swigert Jr. Award for Space Exploration was established by Space Foundation to honor the Colorado native by recognizing extraordinary contributions to the mission of understanding space through exploration. Space Foundation is proud to name Chandrayaan-3 mission team as the 2024 recipient of the John L. Jack Swigert Jr. Award. India's Chandrayaan-3, a mission developed by the Indian Space Research Organization, is the third in a series of ongoing lunar exploration missions. In August 2023,
India became the first nation to land at the Moon's South Pole, expanding humanity's space exploration efforts to new areas. The lander Vikram soft landed in the lunar South Pole region, and soon after touchdown, the lunar rover Pragyan was deployed down the lander's ramp. A few days later, the rover's instruments were turned on, and Pragyan drove 8 meters, approximately 26 feet. Shortly after, ISRO conducted a hop on the lunar surface, firing the lander's engines and moving it 40 centimeters vertically and translating horizontally before setting back down, providing research data to ISRO that will enable future sample return missions. Congratulations to the Chandrayaan-3 mission team, recipients of the 2024 John L. Jack Swigert Jr. Award. महाराष्ट्र के पालघर और ठाणे जिलों में बुलेट ट्रेन का काम शुरू हो गया है। परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी ने इसकी जानकारी दी है। एजेंसी ने बताया कि 508 किलोमीटर लंबे मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर के हिस्से के रूप में बुलेट ट्रेन का काम महाराष्ट्र के पालघर और ठाणे जिले में शुरू हो गया है। एक विज्ञप्ति में नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने परियोजना के कार्य को स्पष्ट करते हुए कहा कि ये काम महाराष्ट्र गुजरात सीमा पर शिलफाटा से जारोली गांव तक फैली बुलेट ट्रेन परियोजना के पैकेज C3 के हिस्से के रूप में किया जा रहा है। पूरे 135 किलोमीटर लंबे हिस्से की भू तकनीकी जांच पूरी होने वाली है। साथ ही इस क्षेत्र में 2 पर्वतीय सुरंगों पर भी काम शुरू हो गया है और कई स्थानों पर घाट की नींव का काम भी शुरू हो गया है। अब बढ़ते हैं आगे। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने प्रोजेक्ट सी बर्ड चरण सेकंड ए के हिस्से के रूप में कारवार स्थित नौसेना बेस में नेवल पियर और आवासीय परिसर का उद्घाटन किया। पियर 3 अपतटीय गश्ती जहाज घाट यानी पियर 350 मीटर लंबा है। ये घाट ओपीवी, बड़े सर्वेक्षण जहाजों और माइन काउंटर मेजर जहाजों को रखने में सक्षम है। आवासीय परिसर में संबंधित सुविधाओं और बाहरी सेवाओं के साथ ही विवाहित अधिकारियों के लिए 80 फ्लैटों के 2 टावर और अविवाहित अधिकारियों के रहने के लिए 149 फ्लैट हैं। We sail with valor in our souls and honor in our hearts. Our purpose to establish dominance in the Indian Ocean. We are the Indian Navy. Welcome to Karwar Naval Base, Asia's largest naval base. Nestled in the tranquil Karwar village, the inauguration of the offshore patrol vessel pier marks a transformative milestone. Karwar Naval Base has capacity to house India's esteemed aircraft carriers, the magnificent Vikramaditya and the indigenous aircraft carrier Vikrant. Our Navy's legacy spans generations, with brave souls sacrificing time from family to safeguard our seas. Now, it's our duty to provide solace and comfort to these courageous soldiers and their families, which they can call home. Married officers' accommodation at Kamat Bay. Once completed, it will offer world-class facilities such as an athletic stadium, sports facilities, gymnasium, KG school, and lush green gardens, providing a safe haven for their families.
single officer's accommodation with 92 cabins exclusively designated for 149 single officers. Every cabin opens to a beautiful sea view and automated laundry is available for single officers. Additionally, 8,000 square feet of a well-graded arboriculture provides a chance to feel closer to nature. Our intention transcends mere accommodation upgrades. These residences promise a life of comfort and togetherness. A heartfelt thank you from a grateful nation. In Amdali, 3,170 flats proudly constructed for defense civilians signify our unwavering commitment to defenders, embodying cutting-edge methodologies and eco-centric principles, showcasing dedication to sustainability and excellence. Crafted by Messrs Navayuga Engineering, Shapurji Palonji, NCC, and designed by AECOM, executed within the remarkable infrastructure marvel, Project Seabird. Amidst the serene beauty of Karwar, our soldiers find solace and peace in their homes. A token of gratitude from a nation and a navy that will forever honor their dedication to serve the nation. Shanno Varuna. बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि भारतीय इतिहास के बारे में कुछ ऐसे सवाल थे जिन पर हमारे आलोचकों समेत किसी ने भी सवाल नहीं उठाया। मंगलवार को एनएसए अजीत डोभाल ने कहा कि भारतीय सभ्यता सबसे पुरानी और निरंतर सभ्यताओं में से एक है और इसका विशाल विस्तार भी है। नई दिल्ली में विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा प्राचीन भारत का इतिहास खंड 11 श्रृंखला के विमोचन पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। एनएसए अजीत डोभाल ने कहा कि राष्ट्रीयता इतिहास के सामान्य ज्ञान और लोगों के बीच भविष्य के सामान्य दृष्टिकोण से आती है। Nations are members of a nationhood are those people who share a common sense of the history, common sense of our ancestors, common sense of their achievements of the past, and a common vision of their future. All those who believe in that, they make one nation. People who have got a different sense of history, if my hero is your villain, you and I cannot be the nation. So for the nationhood, not to develop the feeling of the nationhood that necessary, that the foreign domination was responsible to some extent. सुप्रभात में बात करते हैं मौसम की। देश के कई हिस्सों में भले ही मार्च अप्रैल से ही सूरज की तपिश महसूस की जा रही हो, पर मानसून के मौसम में झमाझम बारिश के आसार हैं। इस साल लगभग पूरे देश में बादल जमकर बरसेंगे और मानसून सामान्य रहेगा। मौसम का पूर्वानुमान बताने वाली निजी क्षेत्र की कंपनी स्काईमेट ने मंगलवार को ये जानकारी साझा की है। स्काईमेट ने बताया कि इस साल जून से सितंबर तक 4 महीने के मानसून सीजन में दीर्घकालिक औसत एलपीए का 102% यानी 868.6 मिलीमीटर बारिश होगी, जो सामान्य की श्रेणी में है। इन 4 महीनों के दौरान देश के मध्य और पश्चिमी भाग में सामान्य से अधिक वर्षा होने का अनुमान है। उत्तरी और दक्षिणी हिस्से में सामान्य बारिश होगी। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे मुख्य मानसून वर्षा आधारित क्षेत्रों में भी पर्याप्त बारिश होने की उम्मीद है। स्काईमेट के मुताबिक मानसून के पीक मंथ में बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल जैसे पूर्वी भारत के राज्यों में कम बारिश होने की आशंका है। पूर्वोत्तर भारत में सीजन की पहली छमाही में सामान्य से कम बारिश हो सकती है, लेकिन केरल, कोंकण, कर्नाटक और गोवा में सामान्य से अधिक और मध्य हिस्से में सामान्य बारिश होने का अनुमान जताया गया है।
सुप्रभात में आज के लिए बस इतना ही। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास के साथ। आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। 10 अप्रैल साल 1928 को मेजर धन सिंह थापा का जन्म हिमाचल प्रदेश के शिमला में हुआ। मेजर थापा उन 21 भारतीय जांबाज सैनिकों में से एक हैं जिन्हें देश के सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। इन्हें यह सम्मान साल 1962 में चीन युद्ध के बाद मिला था। मेजर थापा भारतीय सेना की 8वीं गोरखा राइफल्स में अधिकारी के रूप में शामिल हुए थे। साल 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान उन्होंने अदम्य साहस का परिचय दिया था, जब लद्दाख में इनकी पोस्ट चीनी हमले की चपेट में आ गई थी। उनके नेतृत्व में भारतीय सैनिकों ने चीनी आक्रमण को नाकाम कर दिया और शत्रुओं को भारी क्षति पहुंचाई। संख्या बल में कम होने के बावजूद मेजर थापा का साहस, विशिष्ट वीरता और नेतृत्व सेना की सर्वोच्च परंपराओं के अनुरूप था, जिसके लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। 10 अप्रैल साल 1912 को टाइटैनिक ने इंग्लैंड के साउथम्पटन बंदरगाह से न्यूयॉर्क शहर के लिए अपनी यात्रा शुरू की थी। टाइटैनिक उस समय दुनिया का सबसे बड़ा भाप से चलने वाला यात्री जहाज था। इस विशालकाय और आलीशान जहाज को उस समय के सबसे अनुभवी इंजीनियरों ने डिजाइन किया था और इसके निर्माण में उस समय की सबसे उन्नत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था।